हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा टू ओमेगा एनसीईआरटी में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक, जिसका सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी व्यापार से शासन तक। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि उस समय भारत में यानी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर औरंगजेब का शासन था, जो कि मुग़ल राजा था। उसके बाद हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में रानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर भारत आती है और भारत में अपना व्यापार कैसे शुरू करती है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर पहले से यूरोपीय कंपनीज थी, जैसे फ्रांस की कंपनी थी, डच लोग थे, पुर्तगाली थे। उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके एलिमिनेट किया और पूरी तरीके से अपना व्यापार फैलाया। उसके बाद हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया था, सेटलमेंट शुरू कर दिया था और वो व्यापार को बढ़ाने लगे थे धीरे धीरे। उसके बाद हमने देखा कि औरंगजेब ने उनको एक फरमान भी जारी कर दिया था कि वो बिना टैक्स के यानी ड्यूटी फ्री होकर यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर इस फिगर में भी हमने डिस्कस किया था कि ये छोटी छोटी नावों में वो भारत से कैसे व्यापार को बढ़ाते थे और वो कैसे माल को लेके जाते थे। इसके आगे आज हमें पढ़ना है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी कि व्यापार युद्ध में कैसे बदला। तो चलिए स्टार्ट करते। तो फ्रेंड्स, अब हमें डिस्कस करना है हाउ ट्रेड टू लेड बैटल्स, यानी व्यापार युद्ध में कैसे बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। Through the early 18th century, the conflict between the company and the नवाब्स of बंगाल intensified। तो जब 18th सेंचुरी की शुरुआत होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, यानी छोटे मोटे जो झगड़े होते थे, वो इंटेंसिफाई हो गए, यानी कि वो बढ़ते चले गए। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time। तो जब 1707 में औरंगजेब की दिल्ली में डेथ हो जाती है, उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपने आप को वहाँ का बंगाल का राजा घोषित कर लिया, यानी कि उन्होंने अपनी जो पावर थी उसको इंक्रीज़ कर लिया और उन्होंने ये दावा किया कि अब हम ही यहाँ के राजा होंगे। उन्होंने मतलब अपना शासन स्थापित कर लिया। और यही चीज़ जो अदर रीजनल पावर्स के, यानी कि जो दूसरे क्षेत्रीय राजा थे, जैसे अवध के लोग थे या फिर हैदराबाद के लोग थे, ये लोग भी वही कर रहे थे। यानी कि हर जो सूबेदार था वो अपने आप को अपने क्षेत्र का राजा घोषित करने लगा था। तो बंगाल में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। तो बंगाल में उस समय सूबेदार था मुर्शिद कुली खान, उसने पहले अपने आप को राजा घोषित कर लिया बंगाल का, यानी कि वो पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान। उसकी डेथ के बाद अली वर्दी खान आया, यानी उसके बाद अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना और उसके बाद सिराजुद्दौला आया। अली वर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला आया। और अली वर्दी खान के टाइम में भारत इतना, यानी भारत नहीं, जो बंगाल था वो इतना रिच हो गया था कि उसको बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था, यानी कि ये बहुत पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, यानी इनमें से सभी बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। तो इन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंसेशन देने से मना कर दिया, यानी उन्होंने छूट देने से मना कर दिया कि आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं दी जाएगी। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कंपनी को व्यापार करने का अधिकार है बंगाल पर, तो उसको जो नवाब हैं उसको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। यानी कि ट्रिब्यूट क्या होती है कि जो राजा को भेंट दिया जाता है, जो सम्मान के पूर्वक जो कुछ सामान दिया जाता है, यानी राजकोष को भरने के लिए, तो उसको ट्रिब्यूट कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि कंपनी अगर यहाँ व्यापार करना चाहती है तो उसे ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। और उसने कहा कि कंपनी यहाँ पर कोई भी कॉइन्स मिंट नहीं कर सकती है, यानी कि सिक्के नहीं बना सकती है। उसने कहा कि ये अधिकार केवल राजा का होगा। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और बंगाल के नवाबों ने ये भी कहा कि कंपनी यहाँ पर फोर्टिफिकेशन अपना नहीं बढ़ा सकती है, यानी कि जो किलेबंदी वो कर रही थी, व्यापार के लिए सेटलमेंट्स कर रही थी, उसको और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती है। इसके बाद उसने कहा कि accusing the company of deceit, they declaimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the नवाब। तो उस पर यह आरोप लगाया कंपनी पर नवाबों ने यह आरोप लगाया कि ये हमें धोखा दे रही है, यानी कि बंगाल के जो नवाब थे उसको धोखा दे रही है। और उसने कहा नवाबों ने कहा कि कंपनी जो है वो बंगाल के जो गवर्नमेंट है उसको एक बहुत बड़े रेवेन्यू से
रेवेन्यू नहीं दे रही है, उसको डिप्राइव कर रही है। यानी कि जो टैक्स दिया जाता है, जो व्यापार करने के बाद जो टैक्स दिया जाता था, वो नहीं मिल रहा था नवाबों को। उसने कहा, नवाब ने कहा कंपनी से, एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। और ये भी कहा कि जो नवाब हैं उनके जो अधिकार हैं उसको ये अनदेखा कर रही है, यानी कि उनको वो इज्जत और वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो एक नवाब को मिलना चाहिए। ये कंपनी पर आरोप लगाया गया। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिसर्स। तो नवाब ने ये कहा कि ये टैक्स देने से मना कर रही है कंपनी, और एक अपमानपूर्वक लेटर्स लिख रही है, यानी कि उसका बेइज्जती करने के लिए, बंगाल के नवाब जो थे उनकी बेइज्जती करने के लिए लेटर्स लिख रही है और उनको अपमानित करने की कोशिश कर रही है, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही है नवाब के अधिकारियों को। तो ये उस पर आरोप लगाया गया। दूसरी तरफ हम ये पढ़ेंगे, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिसर्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। तो दूसरी तरफ कंपनी नवाबों पर यह आरोप लगाती है, बंगाल के नवाब पर, कि ये जो डिमांड हमसे कर रहे हैं, जो हमसे टैक्स लेने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये अनजस्ट डिमांड है, यानी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हमसे टैक्स ले रहे हैं। और कंपनी ने कहा कि एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड, कि अगर हम अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, अगर हमारा व्यापार बढ़ सकता है तो तभी बढ़ेगा अगर ये जो ड्यूटीज़ हम पर लगाई जा रही हैं, जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, उसको रिमूव कर लिया जाए, यानी कि उसको टैक्स हमें ना देना पड़े, वो ख़त्म कर दिया जाए। इट वॉज आल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स बाय विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स। तो कंपनी ने ये भी कहा कि अगर हम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने सेटलमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि जो हमारे किलेबंदी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो हम गांव मतलब हमें और ज़्यादा गांव खरीदने पड़ेंगे। गांव खरीदने का मतलब ये है कि गांव की ज़मींदारी लेनी पड़ेगी। एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स, तो हमने जो किले बनाए हैं उसको रिबिल्ड करना पड़ेगा, तभी हमारा व्यापार आगे बढ़ सकता है। तो अभी हमने देखा कि कंपनी जो डिमांड कर रही है उसको नवाब नहीं मान रहे हैं, और जो नवाब कह रहे हैं उसको कंपनी नहीं मान रही है। तो इस तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, यानी जो छोटे मोटे झगड़े थे, ये धीरे धीरे इतने बड़े हो गए कि ये बड़े बड़े विवाद में और युद्धों में बदल गए, और इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ। तो अभी हमें प्लासी के युद्ध के बारे में डिटेल से तो फ्रेंड्स अब हमें डिस्कस करना है द बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैन अली वर्दी खान डायड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। यानी 1756 में जब अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। तो अब द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। तो अब कंपनी को ये चिंता हुई कि अगर हमें कोई पपेट रूलर मिल जाए, यानी कि जो हमारे इशारों पर काम करे, ऐसा राजा बन जाए, तो हमें व्यापार में कंसेशन भी मिल सकती है, यानी व्यापार में छूट भी मिल सकती है, और कुछ विशेष अधिकार भी मिल सकते हैं हमें। तो इस तरीके से वो पपेट रूलर की सर्च करने लगी। So he tried, though without success, to help one of सिराजुद्दौला's rivals become the नवाब। और इसने कोशिश की कि अगर कोई सिराजुद्दौला का राइवल यानी उसका कोई दुश्मन हो सिराजुद्दौला नवाब का, तो वो हमें मिल जाए और वो हमारे काम आ सकता है। तो ये बात सिराजुद्दौला को पता चली, तो वो गुस्सा हुआ, और वो पहले से भी कंपनी की हरकतों से गुस्साया हुआ था। एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। तो ये जो गुस्साया हुआ सिराजुद्दौला था, उसने कंपनी से कहा कि आप हमारे क्षेत्र के, यानी आप हमारे डोमिनियन के पॉलिटिकल अफेयर्स में हस्तक्षेप मत करिए, यानी कि आप हमारे आपसी मामलों में टांग मत अड़ाइए, जो हमारे क्षेत्र के निजी मामले हैं उसमें आप टांग मत अड़ाइए। इसके अलावा उसने कहा कि स्टॉप फोर्टिफिकेशन, यानी कि आप किलेबंदी रोक दीजिए। जो कंपनी किलेबंदी कर रही थी, अपना सेटलमेंट बढ़ा रही थी, उसको कहा गया कि आप उसको ख़त्म कर दीजिए। एंड पे द रेवेन्यूज़, और टैक्स भी पे करिए। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, द नवाब मार्च्ड विथ 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार। तो जब ये बात नहीं मानी कंपनी वालों ने, यानी कि जो समझौता वो कर रहे थे नवाब कि आप जो है किलेबंदी रोक दीजिए और अब हमारे आपसी मामलों में टांग मत अड़ाइए और हमें रेवेन्यू दीजिए, तो हम आपको व्यापार करने की छूट देंगे। तो ये बात नहीं हुई, मतलब ये कंपनी ने ये बात नहीं मानी। तो जो नवाब था उसने अपने 30,000 सैनिक लिए, और 30,000 सैनिकों के साथ में
जो कासिम बाज़ार की इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पे उसने मार्च कर दिया। कासिम बाज़ार यानी कि बंगाल में एक कासिम बाज़ार था जहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री थी, तो उस पर उसने चढ़ाई कर दी। कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिसल्स, और जो कंपनी के अधिकारी थे उनको उसने बंदी बना लिया, कैप्चर कर लिया। लॉक्ड द वेयर हाउस, और जो उनके माल गोदाम थे जहाँ पर वो अपना माल रखते थे उसको उसने लॉक, उसमें ताला लगा दिया कि आप यहाँ पर अब व्यापार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने हमारा कहना नहीं माना है। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन, और जितने भी अंग्रेज़ थे उन सबके हथियार छीन लिए गए। एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, और जो अंग्रेज़ी जहाज़ थे, जो व्यापार करने के लिए जहाज़ यूज़ किए जाते थे, उन सबको ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि उन सबका रास्ता रोक दिया गया कि आप व्यापार आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट दियर, और कासिम बाज़ार पे अटैक करने के बाद सिराजुद्दौला किधर बढ़ गया, कलकत्ता की तरफ बढ़ गया, वहाँ पर जो कंपनी का किला था उस पर अपना कंट्रोल करने के लिए। अभी एक चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ा था, पपेट रूलर, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि पपेट रूलर क्या होते हैं। इधर देखिए पपेट के बारे में दिया गया है, लिटरली ए टॉय दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स, द टर्म इज़ यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू रिफर टू द पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाई समवन एल्स। तो पपेट का हिंदी मतलब होता है कठपुतली, यानी कठपुतली का खेल आपने देखा होगा कि एक गुड़िया होती है, उसमें डोरी लगी होती है, और जो डोरी होती है वो ऊपर खड़े किसी आदमी, दूसरे आदमी के कंट्रोल में होती है, तो उसको हम कठपुतली का खेल कहते हैं। तो इस तरीके से जो कठपुतली राजा थे वो बैठे तो गद्दी पर थे, यानी वो खुद राजा थे लेकिन उनका कंट्रोल किसी और के हाथ में होता था, तो उसको हम पपेट किंग कहते हैं। चलिए आगे इसके डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा प्लासी, तो आपके माइंड में आया होगा कि प्लासी क्या है। तो प्लासी एक जगह का नाम है, तो प्लासी जगह का नाम प्लासी कैसे पड़ा इसके बारे में हमें देखना है। प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलाशी एंड द प्लेस डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द पलाश ट्री नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स दैट यील्ड गुलाल, द पाउडर यूज्ड इन द फेस्टिवल ऑफ होली। तो प्लासी एक बंगाल में एक जगह थी जिसका नाम पलाशी था। पलाशी यानी कि वहाँ पर एक पलाश का पेड़ था, पलाश के फूलों से रेड कलर का उसका फ्लावर होता है, और उन फ्लावर से गुलाल बनाया जाता है जिसको होली के त्यौहार में हम लोग पहले के रंग, जो केमिकल वाले रंग होते हैं वो नहीं होते थे, तो उसी फूलों से रेड कलर बना के होली खेली जाती थी। तो जो पलाश के फूल होते थे उसकी वजह से वहाँ का नाम पलाशी पड़ा, और जो अंग्रेज़ थे वो पलाशी को प्लासी कहते थे, यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज होता है, जैसे सिपाही को वो सिपाही कहते हैं उसी तरीके से वो पलाशी को प्लासी कहते थे। तो इस तरीके से जो युद्ध हुआ वो उसी जगह पे हुआ, इसी के नाम इसीलिए इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा, बैटल ऑफ प्लासी पड़ा। तो आगे यहाँ पढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार को लूट लिया था, यानी वहाँ पर कैप्चर कर लिया था चीज़ों को, उसके बाद वो कलकत्ता की तरफ बढ़ गया। अब ये न्यूज़ आगे बढ़ी, वो कंपनी के जो लोग थे उन लोगों ने जाकर मद्रास में ये न्यूज़ बताई, उसके बाद क्या हुआ इसके हमें डिस्कस करना है। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिसल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जब न्यूज़ कलकत्ता से जो कलकत्ता का पतन हो गया था, यानी कि वहाँ पर जो लूटपाट की थी नवाब ने, ये बात जब कंपनी के अधिकारियों ने मद्रास में जाकर बताई तो मद्रास के लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। एक नाम आया है रॉबर्ट क्लाइव, इसके बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया गया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव की पूरी कमांड वहाँ पर भेजी गई, रेनफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, और ये जो है जहाजी बेड़ा लेकर वहाँ पर गया था, वहाँ पर नवाब से कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड, और रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब से मतलब समझौते के लिए बहुत सी कोशिशें की कि समझौता हो जाए और हमें टैक्स न देने पड़े, हम व्यापार भी करते रहें, लेकिन नवाब नहीं माना। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो क्या हुआ लास्ट में, जब नवाब नहीं माना कि हम आपको बिना टैक्स के यहाँ पर नहीं दे सकते हैं परमिशन व्यापार करने के लिए, तो 1757 यानी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की आर्मी ली और सिराजुद्दौला से युद्ध कर लिया। प्लासी की जगह पर उसने जाकर, प्लासी जो अभी बताया हमने प्लासी का युद्ध, उसी जगह पर जाकर सिराजुद्दौला और कंपनी का यानी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का युद्ध होता है। तो इसके बाद हमें डिस्कस करना है वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द डिफीट ऑफ द बंगाल नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर
वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर्स नेवर फॉट द बैटल। अब इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, यानी बंगाल के नवाब की हार हो जाती है और कंपनी का ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो उसके जीतने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो नवाब के फोर्स थी उसमें एक था मीर जाफ़र, उसका सेनापति था। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, कमांडर था मीर जाफ़र, उसने धोखा दे दिया। उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और युद्ध में वो लड़ा ही नहीं। और क्या हुआ कि क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाई प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उससे ये प्रॉमिस किया कि अगर मीर जाफ़र से कहा कि अगर तुम यहाँ पर इस युद्ध में मेरे साथ हो जाते हो, यानी कि अपने नवाब को धोखा दे देते हो और उसको मेरे अधीन कर देते हो, यानी कि उसे मार देते हो, तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और यही लालच में उसने धोखा दे दिया नवाब को और नवाब हार गया। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वॉन इन इंडिया। और प्लासी का युद्ध इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंपनी की भारत में ये पहली जीत थी, पहली बार कंपनी किसी नवाब से भारत में जीती थी युद्ध में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद से वो कंपनी आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे उसने सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया और यहाँ पर राज करने लगे। इसको हमें The General Court Room, East India House, Leadenhall Street. The court of proprietors of the East India Company had their meetings in the East India House on Leadenhall Street in London. This is a picture of one of their meetings in progress. तो ये लंदन का एक रूम मतलब एक हॉल है जो लीडन हॉल स्ट्रीट में पड़ता है। ये यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोप्राइटर्स थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक लोग थे जिनका शेयर था, वो लोग अपनी मीटिंग यहाँ पर रखते थे, उसी की एक पिक्चर है। इसके नीचे हमने देखा एक फिगर बना हुआ है, ये सिराजुद्दौला है जिसके बारे में भी हमने पढ़ा कि प्लासी का युद्ध हुआ था, तो यही वो नवाब है सिराजुद्दौला। उसके बाद में हमें यहाँ डिस्कस करना है द प्रॉमिस ऑफ रिचेस। The territorial ambitions of the mercantile East India Company were whipped with distress and doubt in England. तो इंग्लैंड मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो जो भारत में वो अपना शासन बढ़ा रही थी, धीरे धीरे वो नवाब को मतलब राजाओं को हरा रही थी और अपना वर्चस्व फैला रही थी। तो इस चीज़ को इंग्लैंड में एक जो है धोखे का काम बताया गया कि ये वहाँ पर जो कंपनी है वो अपना वहाँ पर शासन चला रही है और ये हमें बता नहीं रही, यानी कि ये उन पर संदेह किया गया। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव रोड टू विलियम पिट। तो जब प्लासी का युद्ध हो गया उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने विलियम पिट को एक लेटर लिखा। विलियम पिट जो कि एक इंग्लैंड में थे, जो इंग्लिश मोनार्च थी उसके सेक्रेटरी थे, उसको एक लेटर लिखा कि 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से एक लेटर लिखा गया। बट सो लार्ज अ सोवरेनिटी में पॉसिबली बी ऑन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर अ मर्सेंटाइन कंपनी। तो इसने कहा कि एक जो राज्य है यानी सोवरेनिटी है उस पर शासन करना एक व्यापारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक्सटेंसिव ऑब्जेक्ट हो सकता है। आई फ्लैटर माई सेल्फ दैट देयर विल बी लिटिल और नो डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ दीज रिच किंगडम्स। तो इसने कहा कि ये जो एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर बहुत बड़ा किंगडम है और बहुत रिच है, इसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी हमें। कंपनी ने कहा कि अगर हम भारत के जो राज्य हैं उनको अपने कब्जे में ले लें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ आई लीव यू टू जज। और अब मैं ये बात आप पर छोड़ता हूँ, यानी विलियम पिट जो वहाँ के सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उसको कहा गया कि मैं आप पर ये जज करने के लिए छोड़ता हूँ कि वेदर एन इनकम ईयरली ऑफ 2 मिलियन स्टर्लिंग विद द पोजेशन ऑफ 3 प्रोविंसेस, कि अगर हम इन तीनों प्रोविंसेस को अपने पोजीशन में कर लें यानी अपने अधिकार में कर लें तो हमें 2 मिलियन का मतलब एक इनकम होगी, वार्षिक इनकम हमारी 2 मिलियन की होगी। बी एन ऑब्जेक्ट डिजर्विंग द पब्लिक अटेंशन, और इसके अलावा हम जो है पूरी पब्लिक हमारे अटेंशन में होगी यानी हमारे कंट्रोल में होगी। ये बात उसने कही थी, विलियम पिट से कही गई थी। इसके आगे हमें डिस्कस करना है जब सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है यानी प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद में क्या हुआ ये हमें डिस्कस करना है। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज एसेसिनेटेड एंड मीर जाफ़र वाज मेड द नवाब। तो हुआ क्या, जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, एसेसिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, जैसा कि उसने तय किया था कि अगर सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है, युद्ध में वो हार जाता है, तो हम मीर जाफ़र को नवाब बना देंगे। द कंपनी वाज
स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी अभी भी वहाँ जो नवाब की जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अपने कंट्रोल में नहीं लेना चाहती थी, यानी कि वो ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी कि हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालें। इट्स प्राइम ऑब्जेक्ट वॉज द एक्सपेंसन ऑफ ट्रेड। जो इसका जो मकसद था, प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका, तो जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि वो व्यापार को बढ़ाना चाहती थी, व्यापार को एक्सटेंड करना चाहती थी। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly। तो ये कंपनी कहती है कि अगर ऐसा हो जाता कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के आराम से जो लोकल रूलर्स थे, यानी कि जो छोटे मोटे जो नवाब होते थे, वो अगर हमारी हेल्प कर देते और हमें व्यापार बिना टैक्स के करने देते, तो हमें युद्ध करने की और इनके क्षेत्रों को जीतने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यानी हम इनकी जो राजगद्दी थी उसको हम नहीं छीनना चाहते थे, हम केवल अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। लेकिन ये था कि ये जो नवाब बने वो इनके कंट्रोल में रहे, ये चाहते थे। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रेदर डिफ़िकल्ट। और जल्दी ही कंपनी को ये लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है कि हम मतलब नवाब भी ना बने, हम शासन एडमिनिस्ट्रेशन तो ना देखें, लेकिन सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। ये मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? फॉर इवन द पपेट नवाब्स वेर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। क्योंकि जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकारियों ने ये सोचा था कि अगर जो नवाब है वो हमारे कठपुतली में यानी हमारे कंट्रोल में आ जाए, वो एक कठपुतली की तरह हो, पपेट नवाब हो, और उसको हम अपने कंट्रोल में रखें, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन जब मीर जाफ़र को इस तरीके से कठपुतली की तरह बनाया गया, यानी कि पपेट नवाब बनाया गया, तो नवाब बनने के बाद वो भी उतना हेल्प नहीं करता था जितना कि कंपनी चाहती थी। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects। तो भले ही वो जो है उनके कंट्रोल में हो, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में हो, लेकिन जनता के लिए तो एक राजा ही था, और जनता से अगर वो रिस्पेक्ट पानी थी, जो वो सम्मान उसको मिलता था, उसको अगर बनाए रखना था, जनता से वो सम्मान पाना था, तो उसको अपना दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं किसी के पपेट किंग नहीं हूँ, और मेरी भी अपनी एक गरिमा है, एक गौरव है, एक संप्रभुता है, इसलिए सॉवरेनिटी है मेरी अपनी, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। अगर वो ये दिखा देता मीर जाफ़र कि मैं तो इनका ग़ुलाम हूँ, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, उसकी जनता उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसीलिए उसने अंग्रेज़ों की बात भी पूरी तरीके से नहीं मानी। तो अब क्या हुआ? वाट कुड द कंपनी डू? अब कंपनी करती क्या? क्योंकि वो तो पपेट किंग भी ट्राई कर चुकी थी, वो भी काम नहीं आया। वैन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। अब जब मीर जाफ़र ने भी कंपनी के लोगों का प्रोटेस्ट कर दिया, यानी उनका विरोध कर दिया कि हम पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, तब कंपनी ने उसको गद्दी से उतार दिया, मीर जाफ़र को गद्दी से उतार दिया और मीर कासिम को उसकी जगह पर बैठा दिया। अब नया नाम आया है मीर कासिम, यानी मीर जाफ़र की जगह पर अब मीर कासिम बंगाल का नवाब बन चुका था। देखिए सब कुछ कैसे अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोल में कर लिया था कि जिसको चाहे वो गद्दी पर बैठा देते थे, जिसको चाहे वो बंगाल का नवाब की गद्दी से हटा देते थे। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764। अब मीर जाफ़र के बाद जब मीर कासिम बैठा तो उसने भी वही शिकायत की कि मैं पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता हूँ। कंपनी से कहा कि मैं आपका ग़ुलाम बनकर नहीं रह सकता हूँ। तब अंग्रेज़ों ने 1764 में बक्सर का युद्ध किया मीर कासिम से, और इस तरीके से मीर कासिम को फिर हटा दिया गया और उसको बंगाल से बाहर भेज दिया गया। अब क्या हुआ? एंड मीर जाफ़र वार रीस्टार्ट, और फिर से उसी मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया गया जो सिराजुद्दौला से जिसने धोखाधड़ी की थी। द नवाब हैड टू पे ₹5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its wars and wanted more territories and more revenue and meet the demands of trade and its other expenses। तो हुआ क्या कि जो बंगाल का अब नवाब था मीर जाफ़र, उसे कंपनी को 5 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि हर महीने उसे 5 लाख रुपए कंपनी को देने होते थे। उल्टा जब एक टाइम था जब कंपनी टैक्स भरती थी वहाँ बंगाल के नवाबों को, और एक टाइम हो गया कि अब बंगाल के नवाब उल्टा कंपनी को टैक्स दे रहे हैं 5 लाख रुपए पर मंथ।
लेकिन कंपनी उनसे और पैसे चाहती थी। वो और पैसे चाहती थी क्योंकि जो युद्ध करती थी दूसरी कंपनी से, जो उसके वार्स होते थे या फिर जो बाकी अदर राजाओं से उसके जो युद्ध होते थे, उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे, तभी तो वो और पावरफुल अपने अपने आप को बना सकती थी। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड, और जो व्यापार में उसके जो पैसे लगते थे उसके लिए उसे और खर्चे चाहिए थे। तो उसने कहा कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा हमको चाहिए। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, ये अभी और अपने जो टेरिटरीज थी और ज़्यादा राज्यों पर अपना अधिकार करना चाहती थी और ज़्यादा रेवेन्यू चाहती थी। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। अब क्या हुआ, 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है, 1765 में। उसके बाद कंपनी का मूड चेंज हो गया। कंपनी ने कहा कि जब ये बंगाल के जो नवाब है, जो पपेट किंग हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं गद्दी पर बैठने के बाद, तो क्यों ना हम ही नवाब बन जाएं। तो इसके लिए हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, पपेट नवाब के काम को देखते हुए जब वो फेल हो गए, मतलब उन्होंने वो कंट्रोल में उनके नहीं आते थे, क्लाइव डिक्लेयर, तब रॉबर्ट क्लाइव ने ये डिक्लेयर कर दिया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स अवर सेल्फ, कि हमें वास्तव में अब खुद नवाब बनना होगा। यानी कि अब हमें किसी नवाब को अपने कंट्रोल में नहीं करना है, बल्कि हमें खुद नवाब बनना है। तो इस तरीके से अब वो कंपनी जो थी वो अब यहाँ पर खुद गद्दी पर बैठने वाली थी। इसके आगे हमें पढ़ना है, फाइनली in 1765 the Mughal emperor appointed the company as the दीवान of the provinces of Bengal। तो 1765 में क्या हुआ कि जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने कंपनी के जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनको बंगाल के जो प्रोविंस था, जो बंगाल का क्षेत्र था, उसका दीवान घोषित कर दिया। अब आपने देखा होगा कि मुग़ल एम्परर इसमें कहाँ से आ गए। तो जो दिल्ली थी, औरंगजेब की डेथ के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो मुग़लों का शासन था वो तो कमज़ोर हो गया था, लेकिन वहाँ पर राजा तो होते थे, वो भले ही उनका कोई पावर नहीं थी, उनका कोई कंट्रोल नहीं था किसी के पर, वो नाम के ही राजा थे, लेकिन वो थे तो राजा। तो उन्होंने कंपनी के लोगों को दीवान बना दिया बंगाल का। अब दीवान बनने से क्या होता है, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। तो दीवानी मिलने के कारण जो कंपनी थी उसको ये अधिकार हो गया कि वो जो बंगाल के राजकोष में जो पैसे आते थे, यानी जो रेवेन्यू आता था, उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते थे। यानी कुल मिला के जो पैसे का मामला था, जो टैक्स का मामला था, वो पूरी तरीके से कंपनी के हाथ में आ गया था। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और इससे कंपनी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो पैसे की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो कंपनी नवाबों से ज़्यादा पैसे की डिमांड करती थी, और सारा पैसे का कंट्रोल जब कंपनी के ही हाथ में आ गया तो उसकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विथ इंडिया हैड एक्सपेंडेड। और 18th सेंचुरी के अर्लियर में उसका व्यापार जो है भारत के साथ और बढ़ता चला गया। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन जब शुरू में यह व्यापार कर रही थी, जब अपने व्यापार को बढ़ा रही थी, तो यहाँ पर जो कच्चा माल खरीदती थी भारत से, उसके लिए जो बदले में ये सामान देती थी वो गोल्ड या सिल्वर देती थी। यानी कि ये ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी की चीज़ें यहाँ पर लेके आते थे कंपनी के ऑफिसर्स, और इंडिया से जो सामान खरीदते थे वो लेके जाते थे उसके बदले में। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इंडिया। क्योंकि उस समय उनके पास और कुछ होता नहीं था देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो रुपए चलते नहीं थे, वहाँ पर तो पाउंड चलता था। जो यहाँ पर जैसे रुपए चलते हैं, नोट चलते हैं, वहाँ पर पाउंड चलता था, तो यहाँ के लोग पाउंड एक्सेप्ट नहीं करते थे, और उसके बदले में उनके पास कुछ सामान भी नहीं होता था कि वो इसको यहाँ पर सेल कर दें, यहाँ पर बेच दें। तो केवल सोना और चांदी ऐसी चीज़ थी जिसको दोनों तरफ चला सकते थे, यानी कि ब्रिटेन में भी और यहाँ भी। तो वो ब्रिटेन से सोने और चांदी की चीज़ें लेकर आते थे और यहाँ पर सामान खरीदते थे। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्राम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो जो ब्रिटेन से सोना आता था वो धीरे धीरे प्लासी के युद्ध के बाद कम होने लगा, क्योंकि अब कंट्रोल इनके हाथ में आ गया, कंपनी के हाथ में। तो जो पैसे थे, जो गवर्नमेंट के पैसे होते थे, वो भी तो कंपनी को मिलने लगा, तो अब वो सोने लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, एंड ये धीरे धीरे कम होने लगा, एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। और जब कंपनी को दीवानी मिल गई, यानी कि वो दीवान बना दिए गए कंपनी के ऑफिसर्स, तो ये पूरी तरीके से उन्होंने सोने चांदी के सामान यहाँ पर लाना बंद कर दिया। नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंसेस। तो अब जो
जो राजकोष होता था यानी कि जो किंग का जो रेवेन्यू होता था वो उनके हाथ, कंपनी के हाथ में था और उसी से वो अपने व्यापार के लिए भी खर्चे निकाल लेते थे। दीज रेवेन्यूज़ कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। तो ये जो रेवेन्यू था, यहाँ राजकोष था, उसको ये यहाँ भारत में कंपनी जो है जब कॉटन और सिल्क खरीदती थी यहाँ पर, उसको खरीदने के लिए यहीं के पैसे यूज करती थी, यानी यहीं के राजा का पैसा यहीं पर अपने व्यापार के लिए यूज करती थी। और जो कंपनी की सेना थी उसको भी ये मेंटेन करती थी उसी पैसे से। और जो बिल्डिंग बनती थी उस पे जो खर्चा आता था, यानी फोर्टिफिकेशन पे जो खर्चा आता था, कलकत्ता में जो ऑफिसेज बनते थे उन पे जो खर्चा आता था, किलेबंदी होती थी उस पे जो खर्चा आता था, वो सारा ये इसी राजकोष से ले लेती थी। यानी कि सारा पैसा यहीं से लेकर यहीं पर वो अपने व्यापार को बढ़ा रही थी। कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब, यानी कंपनी के ऑफिसर जो अधिकारी थे वो नवाब कैसे बन गए। आपने यहाँ एक वर्ड देखा होगा नवाब, ये नवाब जो होते थे तो भारत में नवाब कहा जाता था और जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता था ब्रिटिशर्स का प्रोनाउंसिएशन होता था तो वो नवाब को नवाब कहते थे। इसका मतलब क्या होता है नवाब का मतलब, इसके पहले हम ज़रा इधर साइड में देख लेते हैं। द नवाब कंप्लेंस, नवाब की शिकायत, यानी बंगाल के जो नवाब थे उनकी शिकायत थी। इन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल सेड दिस अबाउट द इंग्लिश ट्रेडर। 1733 में जो बंगाल का नवाब था उसने जो अंग्रेजी व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, उनके बारे में उसने लिखा है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन दे फर्स्ट केम टू इनटू कंट्री दे petitioned the then government in a humble manner for liberty to purchase a spot of ground to build a factory house, upon which was no sooner granted but they built a strong fort, surrounded it with a ditch which was communication with the river, and mounted a great number of guns upon the walls। तो इसमें कहा गया है कि जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पहले व्यापार करने के लिए आए थे सबसे पहले, तो उन्होंने गवर्नमेंट से, सरकार से ये पिटीशन किया था, ये याचिका की थी, मतलब ये मांग की थी, बहुत ही हम्बल मैनर में, बहुत ही आराम से मैनर में बात की थी कि हमें केवल इतनी लिबर्टी दे दीजिए कि हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन खरीद लें और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लें, ये उन्होंने कहा था। तो पहले तो राजा ने ये नहीं कहा, यानी कि एक टाइम था जब औरंगजेब ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आपको यहाँ व्यापार हम नहीं करने देंगे, तो पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में इनको परमिशन धीरे धीरे मिल गई। अभी हमने डिस्कस किया है कि कैसे धीरे धीरे इनको परमिशन मिल गई और फिर उन्होंने एक बहुत मजबूत किला बनाया कलकत्ता में। उसको उन्होंने चारों तरफ से खाई से उसको सराउंड किया, यानी कि उसके नीचे नीचे खाई बनाई गहरी, उसको घेरा, और उसके बाद उस घेरे से क्या होता था, वो उसी खाई से होकर वो नदियों के जो थे वहाँ पर अंडरग्राउंड में जाकर मतलब कम्युनिकेशन कर सकते थे। और उन्होंने बहुत जो एक बंदूक, बहुत ज़्यादा बंदूक उन्होंने रखी, दीवारों पर सजा रखी थी बंदूक, यानी पूरी तरीके से किलेबंदी कर रखी थी, अपना अधिकार कर रखा था। दे हैव इंटाइस्ड सेवरल मर्चेंट्स एंड अदर्स टू गो एंड टेक प्रोटेक्शन अंडर देम एंड दे कलेक्ट रेवेन्यू व्हिच अमाउंट्स ₹1 लाख। तो धीरे धीरे उन्होंने बाकी जो व्यापारी थे उनको इंटाइस किया, उनको भड़काया कि आप जाइए और उनसे जो है रेवेन्यू कलेक्ट करिए। 1 लाख रुपए का भारतीयों से लगभग वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे। दे रोब, वो लूट पाट करते थे, एंड प्लंडर एंड कैरी ग्रेट नंबर ऑफ किंग सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ सक्सेस इनटू स्लेवरी इनटू देयर ओन कंट्री। तो वो लूट पाट करते थे, यहाँ पर सोना चांदी पैसे लूटते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो राजा की जो जनता थी उसको ये, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, ये दोनों सेक्स के लोगों को ले जाते थे और अपने कंट्री में, यानी कि ब्रिटेन में ले जाकर के उनसे गुलामी करवाते थे। तो ये एक बंगाल के नवाब ने शिकायत की थी। अब हमें यहाँ डिस्कस करना है कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब, यानी कि कंपनी के अधिकारी वो नवाब बन गए। तो इसका क्या मतलब है, वाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स। तो नवाब होने का मतलब क्या है, आपको क्या मतलब है कि नवाब से क्या मतलब होता है। इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि नवाब होने का मतलब है कि जो कंपनी थी उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई, यानी कि जो एक राजा था उसके बराबर शक्तियाँ मिल गई और अधिकार मिल गया। बट इट आल्सो मीन समथिंग एल्स, लेकिन ये नवाब का कुछ और भी मतलब होता है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। तो जो भारत के नवाब होते थे उनका
इतनी पावर होती थी, उनका इतना मतलब उनके रहने सहने का इतना ढंग होता था, इतने अच्छे से वो रहते थे कि कंपनी के हाथ में कंट्रोल आ जाने के बाद उसका हर एक सर्वेंट यानी कंपनी का हर एक सर्वेंट तक के ये सोचने लगे कि हम भी कभी एक नवाब की तरह जिएंगे। यानी सबका एक विज़न हो गया कि एक नवाब की तरह जिएं, और वो सब अपने आप को नवाब समझने लगे थे। इसके बाद हमें पढ़ना है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वेयर फोर्स टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिसल्स। तो जब प्लासी का युद्ध हो गया था, उसके बाद में जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन होने लगा, तो जो बंगाल के नवाब थे उनको फोर्स किया गया कि वो हमेशा जो कंपनी थी उसके ऑफिसल्स यानी उसके अधिकारियों को गिफ्ट्स दें और पैसे दें। यानी कि जैसे ये रेवेन्यू देते थे कंपनी के लोग, नवाबों को रेवेन्यू देते थे, तो अब ये उल्टा हो गया कि वहाँ के नवाब इनको रेवेन्यू देने लगे, इनको पैसे देने लगे, गिफ्ट देने लगे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि थी उसने सिराजुद्दौला को हराकर प्लासी का युद्ध जीता था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने खुद यहाँ भारत में इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था, उसकी फॉर्च्यून मतलब संपत्ति, और उसने बहुत संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। ही हैड कम टू मद्रास नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। तो रॉबर्ट क्लाइव जब 18 साल का था तब वो 1743 में यानी 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आया था। मद्रास जो अब चेन्नई जिसको कहा जाता है, तो वो मद्रास आया था 1743 में। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth euro 401,102। यानी कि 1743 में आया था और 1767 में जब वो भारत छोड़कर वापस ब्रिटेन गया है, तब उसकी जो इनकम थी यानी कि उसकी जो भारत में उसने संपत्ति बनाई थी, अपने पैसे इकट्ठे किए थे, वो लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा थी। ये जो यूरो में लिखा हुआ है इसको अगर आप रुपये में चेंज करेंगे तो ये 3 करोड़ से भी ज़्यादा आएगा। तो इतनी ज़्यादा उसने यहाँ पर पैसे इकट्ठे कर लिए थे। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये पहले भारत में पहले जो भारत के नवाब थे वो कितने रिच होते थे, भारत में लोगों के पास कितने पैसे थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने सारे पैसे लूटे। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, तो 1764 में जब उसको बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament which was suspicious of his vast wealth। तो जब 1764 में उसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो इसलिए बनाया गया था ताकि जो कंपनी के लोग करप्शन कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे यहाँ पर रहकर, उसको ये मतलब यहाँ पर जितना उनका व्यापार बढ़ता था उसका पूरा पूरा टैक्स वहाँ पर वो नहीं देते थे पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो उसको उसकी जांच करने के लिए यानी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था, यहाँ पर बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामाइंड, लेकिन उसने खुद भ्रष्टाचार किया और वो खुद ही उसके ऊपर आरोप लग गया कि उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है धोखा दिया है और उस पर संदेह किया गया। Although he was acquitted, he committed suicide in 1734। तो जब वो यहाँ से लौट कर इंग्लैंड गया तो उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आपने भ्रष्टाचार किया है और आपको इस चीज़ के लिए उस पर याचिका दायर कर दी गई और उस पर महाभियोग लगाया गया। लेकिन क्या हुआ, 1774 में उसको बरी कर दिया गया, यानी कि उसको उसके सारे आरोप हटा लिए गए और उसको फ्री कर दिया गया। लेकिन उसने 1774 में सुसाइड कर लिया। However not all कंपनी, तो आपने देखा अभी कि ये जो वहाँ से जो गवर्नर्स आते थे वो कितने भ्रष्ट होते थे, जो कंपनी के ऑफिसर्स होते थे वो यहाँ पर लूटपाट करते थे। However not all company officials succeeded in making money like Clive। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से क्लाइव ने इतनी सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी, जब वो लौटा तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा उसके पैसे थे। तो लेकिन एक बात है कि कंपनी के सारे ऑफिसर्स इस तरीके से नहीं थे, सारे अधिकारी इतना लालच नहीं था। मेनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज़ एंड वार। तो उसमें से बहुत से लोग तो ऐसे थे जो भारत में आए और पहले बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई, क्योंकि भारत में जो है महामारियाँ कई बार फैली हैं, कई बार बाढ़ आते थे, भूकंप आते थे अंग्रेज़ों के टाइम में भी, तो उसमें उनकी डेथ हो जाती थी। या फिर जो युद्ध होते थे, वार्स होते थे राजाओं से, उसमें उनकी डेथ हो गई। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट।
तो सभी लोगों को, जितने अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो ऑफिसल्स हों और चाहे वो लॉर्ड्स हों, सबको हम करप्ट नहीं कह सकते हैं, सबको बेईमान तो नहीं कह सकते हैं। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया। और बहुत से लोग अच्छे बैकग्राउंड से थे, नम्र थे, और उनका जो डिज़ायर थी, उनकी जो इच्छा थी, वो केवल ये थी कि हम यहाँ भारत में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लें कि अगर हम ब्रिटेन लौटें, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। तो अगर हम यहाँ से संपत्ति इकट्ठा करके पैसे लेकर ब्रिटेन जाते हैं, तो वहाँ पर हम एक आराम की ज़िंदगी जी सकें, कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, यानी अपनी गरीबी को ख़त्म कर सकें। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। और यहाँ पर जो लोग अच्छा पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर लौटते थे, ब्रिटेन लौटते थे, तो वो एक फ्लैशी लाइफ जीते थे, यानी कि बहुत शानदार जीवन जीते थे, बहुत दिखावे का जीवन मतलब जीते थे, फ्लैशी लाइफ जीते थे, विलासिता का जीवन जीते थे। और जो उनके पैसे थे उसको वो बहुत गर्व से दिखाते थे कि देखिए हम भारत जाकर इतना पैसा इकट्ठा करके लाए हैं। दे वेयर कॉल्ड नबोब्स। तो ऐसे लोग जो वहाँ पर फ्लॉन्ट करते थे उनको वहाँ के लोग नबोब कहते थे, जो ब्रिटेन के लोग थे जब वहाँ पर वो जाते थे। नबोब क्या है? एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। तो भारत में जो नवाब था, नवाब वर्ड था, उसको जब एंग्लिसाइज्ड वर्जन करेंगे, यानी कि जब वो अपनी भाषा में बोलते थे, उनका थोड़ा ट्विस्ट होता है लैंग्वेज, तो वो नबोब कहते थे। दे वेर ऑफ्टन सीन अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी। तो यहाँ पर से जो लोग पैसे इकट्ठे करके जाते थे उनको जो नबोब कहा जाता था, उनको वहाँ के लोग थोड़ा सा घमंडी कहते थे, और वो कहते थे कि जो है ये समाज में थोड़ा ज़्यादा अपने आप को रिच दिखाना चाहते हैं, जो केवल दिखावा करते थे। इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वे आर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। और ब्रिटेन में जो प्ले होते थे, जो नाटक खेले जाते थे, उनमें उनको कार्टून की तरह दिखाया जाता था, उनको कार्टून बनाकर पेश किया जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था। सो फ्रेंड्स, ये रहा सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।